हाय फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी को हम कुछ टॉपिक्स में डिवाइड कर देते हैं, जैसे कि इंट्रोडक्शन, उसका एक्टिवेशन, उसके बायोकेमिकल इफेक्ट्स, उसकी डेफिशिएंसी एंड कॉजेज, उसी कुछ डिसऑर्डर्स, रिकेट्स, ऑस्टियोमलेशिया, विटामिन डी के अदर एक्शंस, उसके सोर्सेज, उसकी आरडीए वैल्यूज़ एंड हाइपर विटामिनोसिस। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं उसका इंट्रोडक्शन। तो देखिए विटामिन डी इसमें बेसिकली D2 D3 होते हैं। D3 केमिकली होता है कोलेकैल्सिफेरॉल एंड D2 होता है एर्गोकैल्सिफेरॉल। ह्यूमंस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है D3 कोलेकैल्सिफेरॉल। इन्हें हम सनशाइन विटामिन भी कहते हैं क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं सनलाइट से मिलते हैं ये। और देखिए विटामिन डी डिराइव होता है 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल से या फिर एर्गोस्टिरोल से। जैसा कि नाम से पता लग रहा है एर्गोस्टिरोल से एर्गोकैल्सिफेरॉल मिलता है और 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल से मिलता है कोलेकैल्सिफेरॉल। अब देखिए कैसे बनता है ये। 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल पे यूवी रेज गिरती है तो कन्वर्ट होता है सेकोस्टिरोल में, जो कि लेटर कन्वर्ट होता है कोलेकैल्सिफेरॉल में, जो कि विटामिन D3 है। अब 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल को इसलिए कहते हैं प्रीकर्सर ऑफ विटामिन डी और सेकोस्टिरोल को कहते हैं प्रोविटामिन। अब कोलेकैल्सिफेरॉल एनिमल सोर्स है, कमर्शियली मिलता है फंगस से, एर्गोट फंगस से। एर्गोस्टिरोल पे यूवी रेज गिरती है तो वो एर्गोकैल्सिफेरॉल में कन्वर्ट होता है, जो कि विटामिन D2 है एंड ये प्लांट सोर्स है। तो ये था इसका इंट्रोडक्शन। एंड उसके बाद देखते हैं इसका एक्टिवेशन कैसे होता है। तो देखिए एक्टिवेशन में कोलेकैल्सिफेरॉल लिवर में ट्रांसपोर्ट होता है, जहाँ पे एंजाइम होता है 25 हाइड्रोक्सिलेज और NADPH साइटोक्रोम P450 एंड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये कन्वर्ट होता है 25 हाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल या फिर 25 HCC में। फिर ये किडनी में ट्रांसपोर्ट होता है, जहाँ पे 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम होता है, जो कि इसको कन्वर्ट करता है कैल्सिट्रायोल में या फिर 125 डाईहाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल में DHCC। अब देखिए 25 हाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल मेजर स्टोरेज फॉर्म है विटामिन डी का, जो कि बाइंड होता है VDBP मतलब कि विटामिन डी बाइंडिंग प्रोटीन से। एंड 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है इसके रेगुलेशन में, वो प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया PCT में। एंड कैल्सिट्रायोल एक्टिव फॉर्म होता है विटामिन डी का। अब देखिए जब लो सीरम कैल्शियम लेवल होता है तो PTH पैराथायरॉइड हार्मोन रिलीज होता है, जो कि कैल्सिट्रायोल का लेवल इंक्रीज करता है। एंड फिर वो बाइंड करता है VDR न्यूक्लियर रिसेप्टर से। फिर वो RX8 के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है, मीन्स रेटिनॉइड एक्स रिसेप्टर से। देन वो बाइंड होते हैं VDRE एक सेगमेंट होता है जो कि DNA पे होता है। VDRE मतलब विटामिन डी रेस्पॉन्स एलिमेंट, जो कि मॉड्यूलेट करता है जीन एक्टिविटी को। विटामिन डी के जो फंक्शंस है, जो उसकी एक्टिविटीज़ करनी है, वो एक जीन से रेगुलेट होती है, जो कि यही करता है। तो ये था इसका एक्टिवेशन। एंड उसके बाद देखते हैं इसके बायोकेमिकल इफेक्ट्स। बायोकेमिकल इफेक्ट्स में देखें इसके कैल्शियम इफेक्ट्स, मतलब कि कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, कैल्शियम लेवल बढ़ाने वाले इफेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं 3 सेल्स में। इंटेस्टिनल सेल्स, जहाँ ये CBP कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन इंक्रीज करता है। बोन ऑस्टियोब्लास्ट एंड किडनी DCT सेल्स। कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में कैल्सिट्रायोल कैल्शियम फॉस्फोरस एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करता है एंड कैल्सिट्रायोल एक्ट करता है स्टेरॉइड हार्मोन की तरह। अब देखिए इसका मैकेनिज्म कैल्शियम एब्जॉर्प्शन का 2 तरीकों से होता है, सोडियम कैल्शियम एक्सचेंज मैकेनिज्म या फिर कैल्शियम कार्बेंडिन कॉम्प्लेक्स पंपिंग मैकेनिज्म। और ये बोन पे किस तरह से इफेक्ट करता है, इसके बोन पे इफेक्ट होता है, ये उसका मिनरलाइजेशन इंक्रीज करता है, मतलब कि उसकी रीमॉडलिंग करता है। और ये 3 तरह की सेल्स पर एक्ट करता है इस काम के लिए, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट एंड ऑस्टियोसाइट। एंड इसका रीनल ट्यूब्यूल पर इफेक्ट बहुत सिंपल है, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है ये। तो ये इसके बायोकेमिकल इफेक्ट्स है। अब हम देखते हैं इसकी डेफिशिएंसी एंड कॉजेज। एडल्ट्स में ये कॉज करता है ऑस्टियोमलेशिया एंड चिल्ड्रन में कॉज करता है ये रिकेट्स। अब देखिए विटामिन डी का लेवल अगर ब्लड में मेजर करना है तो उसके कुछ मेथड्स, कुछ टेस्ट होते हैं। पहला है रेडियो इम्यूनो एसे RIA, दूसरा है केमिल्यूमिनेसेंट इम्यूनो एसे CLIA, तीसरा HPLC हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी एंड चौथा है लिक्विड क्रोमेटोग्राफी टेंडम मास स्पेक्ट्रोमेट्री LC टेंडम मास स्पेक्ट्रोमेट्री। अब इसकी डेफिशिएंसी में क्या क्या इफेक्ट, क्या सिम्टम्स होते हैं, पुअर बोन हेल्थ, लो कैल्शियम लेवल, हाई सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, लो HDL कोलेस्ट्रॉल या फिर हाई रिस्क ऑफ एलर्जीज एंड एस्थमा। एंड अगर देखा जाए तो इसकी डेफिशिएंसी के जो कॉजेज की डेफिशिएंसी क्यों होती है, उसके रीजंस हैं लो सनलाइट एक्सपोजर या कैल्शियम फॉस्फोरस न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी या फिर मेल एब्जॉर्प्शन, इनका एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, जो कि 2 केसेस में
होता है, जैसे कि ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस एंड स्कीटोरिया। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में हम जैसे कि जानते हैं बाइल का जो सिक्रेशन है वो रुक जाता है, बाइल ब्लॉक हो जाता है, इसकी वजह से इनके एब्जॉर्प्शन में कमी आती है। या फिर इसका हो सकता है एबनॉर्मल एक्टिवेशन, जो कि होता है लिवर एंड रीनल डिजीज़ में। अब देखिए डेफिशिएंट रीनल एब्जॉर्प्शन ऑफ फॉस्फेट, इस केस में भी इसकी डेफिशिएंसी हो सकती है। तो ये थी इसकी डेफिशिएंसी एंड कॉजेस। और हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डिजीज़, जिनमें से पहली है रिकेट्स। रिकेट्स चिल्ड्रंस में होती है, इसमें बोन सॉफ्ट एंड प्लाइबल हो जाती है, इसमें कुछ बोन डिफॉर्मिटीज़ होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे काफ़ी क्वेश्चन पिकअप होते हैं, ये वायवा में भी पूछे जाते हैं, जिनमें है बो लेग्स, नॉक नीज, रिकेटी रोजरी, या फिर उसमें एक है बॉसिंग ऑफ फ्रंटल बोन, पिजन चेस्ट एंड हैरिसन सर्कस। अब देखिए बो लेग्स में जो होता है नीज के बीच में डिस्टेंस बढ़ जाता है, एंड नॉक नीज में इसका अपोजिट होता है, मतलब अगर नीज टच भी हो रही है दोनों तो भी उसके बावजूद एंकल्स टच नहीं होते। एंड रिकेटी रोजरी हो जाती है बीडिंग ऑफ रिब्स, मतलब रिब्स में बीट टाइप बन जाते हैं जो कि स्किन के ऊपर से फील हो सकते हैं, उनको हम सी कर सकते हैं। एंड बॉसिंग ऑफ फ्रंटल बोन में जो फ्रंटल बोन है, फ्रंटल बोन एनलार्ज हो जाती है एंड फोरहेड का साइज इंक्रीज हो जाता है। पिजन चेस्ट में ब्रेस्ट बोन बाहर की तरफ पुश होती है और वो एक एलिवेट हो जाती है। एंड हैरिसन सर्कस में जो रिब केज होता है उस रिब केज के नीचे एक ग्रूव बन जाता है, इसको कहते हैं हैरिसन सर्कस। मैं लास्ट में इनकी वीडियो क्लास में इनकी इमेजेस डाल दूंगा ताकि आप देख पाए। और देखिए टाइप ऑफ रिकेट्स के कुछ टाइप है। एक है इसमें हाइपोफॉस्फेटेमिक, एक विटामिन डी असिस्टेंट रिकेट्स, रीनल रिकेट्स एंड एक ड्यू टू एंड ऑर्गन डिफेक्टिवनेस। हाइपोफॉस्फेटेमिक जैसे नाम से पता लग रहा है, इसमें फॉस्फेट एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है ड्यू टू डिफेक्टिव ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन ऑफ फॉस्फेट। विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स, इसमें रीनल ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट, फॉस्फेट, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, ये सब डेफिशिएंट हो जाते हैं, ये होता है फैंकोनी सिंड्रोम में। और जैसा कि इसके नाम से दिख रहा है विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स, इसमें विटामिन डी के डोज भी इनफेक्टिव होते हैं क्योंकि विटामिन डी एब्जॉर्प्शन ही नहीं होता है। तो देखिए रीनल रिकेट्स होता है किडनी डिजीज़ में, इसमें कैल्सिट्रायल सिंथेसिस नहीं होता है, कैल्सिट्रायल का जो फॉर्मेशन है वो अफेक्ट होता है। और एक ड्यू टू एंड ऑर्गन डिफेक्टिवनेस, एंड ऑर्गन मतलब कोई ऑर्गन क्रोनिक तरीके से अफेक्ट होता है, बिल्कुल लाइको फिनिश हो जाता है, तो उसको कहते हैं एंड ऑर्गन डिफेक्टिवनेस, उसकी वजह से होता है, जिससे कि साइटोसोलिक रिसेप्टर कम हो जाते हैं। तो ये रिकेट्स का हो गया। एंड अगली है ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया में बोन सॉफ्ट हो जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस मतलब बोन की जो इंटेंसिटी, बोन की डेंसिटी है वो कम हो जाती है और उससे बोन मोर प्रोन हो जाती है फ्रैक्चर्स के लिए। एंड सीरम कैल्शियम लेवल कम हो जाता है, सीरम फॉस्फेट लेवल कम हो जाता है, इसमें सीवियर हाइपोकैलेमिया नहीं होता है कभी भी, और सीरम एल्कलाइन फॉस्फेट लेवल भी इंक्रीज हो जाता है। विटामिन डी के देखे कुछ अदर एक्शंस भी हैं जो हमने ऊपर देखे, उनके अलावा ये मॉड्यूलेट करता है इम्यूनो हिमेटोपोइटिक सिस्टम को, इम्यूनिटी इंक्रीज करता है। एंड डोज टू चिल्ड्रन विद रिकेट्स, अगर जिन बच्चों में रिकेट्स है उनको इसके डोज देते हैं तो उनमें इसके कुछ और इफेक्ट भी दिखने को मिलते हैं, जैसे कि करेक्ट करता है ये एनीमिया को, ये बोन मैरो की हाइपोसेलुलरिटी को भी करेक्ट करता है, एंड ससेप्टिबिलिटी टू इन्फेक्शन को भी ये कम करता है। इन्फेक्शन के रिस्क कम हो जाते हैं बच्चों में। और ये रिड्यूस द रिस्क ऑफ कैंसर, रिड्यूस द रिस्क ऑफ कोरोनरी वेस्कुलर डिजीज़, ये बेनिफिशियल है एड्स में, बेनिफिशियल है टीबी में, जैसा कि बताया, क्योंकि ये इम्यूनिटी इंक्रीज करता है इसलिए। और इसकी इनसफिशिएंसी मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी कॉज कर सकती है। ये इसके कुछ अदर एक्शंस थे। उसके बाद इसके हम देखते हैं सोर्सेस से ये मिलता है सनलाइट से, फिश लिवर ऑयल से, मिल्क से, एग यॉल्क से। इसकी आरडीए रेकमेंडेड डाइटरी इसकी आरडीए वैल्यूज है, चिल्ड्रन में होती है 10 माइक्रोग्राम पर डे या 400 इंटरनेशनल यूनिट। एडल्ट में होती है 5 to 10 माइक्रोग्राम पर डे या फिर 200 इंटरनेशनल यूनिट्स। प्रेग्नेंट लेडी या लैक्टेटिंग लेडीज़ में होता है ये 10 माइक्रोग्राम पर डे। एंड जो एल्डर पर्सनस है 60 ईयर्स से ज़्यादा जिनकी एज है उनमें है 600 इंटरनेशनल यूनिट्स पर डे। अब देखिए हाइपर वाइटामिनोसिस डी, मतलब कि इसके जब ये एक्सेस में हो जाए तो उस केस को कहते हैं, उस कंडीशन को कहते हैं हाइपर वाइटामिनोसिस, जैसा कि जिसके नाम से पता लग रहा है। इसका मतलब अमाउंट जैसे हो जाए 1000 यूनिट्स पर डे से ज़्यादा, तो वो केस है ये।
इसके सिम्टम्स है वीकनेस, पॉलीयूरिया, इंटेंस थर्स्ट, डिफिकल्टी इन स्पीकिंग, हाइपरटेंशन, वेट लॉस। अब हाइपरकैल्सीमिया, इसमें हाइपरकैल्सीमिया भी होता है, मतलब कैल्शियम लेवल एक्सेस इंक्रीज हो जाता है। इसमें होता है कैल्सिफिकेशन ऑफ सॉफ्ट टिश्यू, सॉफ्ट टिश्यूज़ में कैल्शियम क्रिस्टल डिपोजिट हो जाते हैं, या फिर हमें कैल्सिनोसिस देखने को मिलता है जो कि है मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन। कैल्शियम अब मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन है, उसमें इनसॉल्युबल कैल्शियम क्रिस्टल्स बन जाते हैं, जैसा नाम से दिख रहा है, जैसा कि मेटास्टेटिक इनसॉल्युबल कैल्शियम क्रिस्टल बन जाते हैं जो कि एक जगह दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। और अब देखिए एक डाउट है कि एक्सेस सनलाइट में हाइपर वाइटामिनोसिस होता है या नहीं, तो इसका आंसर है नहीं होता है, क्योंकि एक्सेस सनलाइट विटामिन डी की टॉक्सिसिटी कॉज नहीं करती है, वो उसको डिस्ट्रॉय करती है। सनलाइट ज़्यादा अमाउंट में होगी तो वो उसको क्रिएट करने की बजाय उसको डिस्ट्रॉय करेगी विटामिन डी को, इसलिए ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर पूरा विटामिन डी खत्म हो चुका है। एंड आप चाहे तो इस पूरे को एक सिंपल एक पेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने किया है। मैं इस इमेज को बाद में डाल भी दूंगा, आप चाहे तो यहाँ पर इसको पॉज करके एक बार इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसमें सारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं जो मैंने आपको बताया, सब टॉपिक्स विटामिन डी में, उसका इंट्रो, उसका एक्टिवेशन, बायोकेमिकल इफेक्ट, डेफिशिएंसी एंड कॉजेस, रिकेट्स, ऑस्टियोमलेशिया, उसके अदर एक्शंस, आरडीए वैल्यूज, सोर्सेज एंड हाइपर वाइटामिनोसिस। तो आपको एग्जाम से पहले सिर्फ ये रिवाइज करना पड़ेगा, रिवीजन करने में आपको बहुत ज़्यादा स्पीड मिलेगी एंड हेल्प होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।